हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको रीजनल इंजरी के ऊपर मैं आपको पहले थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का अलमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों, अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनल इंजरी के ऊपर पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा और इसमें कुछ इमेजेस भी हैं, उन इमेजेस को भी मैं डिस्कस करवाऊंगा प्लस इमेजेस। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। अनअकैडमी बाहर के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग एजुकेटर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती है दोस्तों। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि ये पूरी लाइव होती हैं। तो ये पूरी लाइव क्लासेस होती हैं दोस्तों। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि दोस्तों कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। आपको कहीं पे भी ऑफलाइन जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी। आप अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट रहते रहते पूरी प्रिपरेशन आप कर ले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है अपने सिलेबस का कंप्लीट कवरेज मिलता है आपको। यहाँ पे आपको दोस्तों मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आ रहता है। तो ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ इंटर्न्स का, तो इंटर्न्स के भी दोस्तों वो जब चाहें तब, जब भी वो अपनी ड्यूटी आवर से फ्री हो तब जो है वो अपनी यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नीट पीजी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो सुबह दोपहर शाम रात जब चाहे वो यहाँ पे आके अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। लैंग्वेज के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रेफरेंस है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे खासियत यह है कि अगर मान लीजिए कोई लाइव क्लास मिस भी हो जाती है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आप जब भी फ्री हो तो ये आप उसका सेशन आप देख सकते हैं, वो ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मान लीजिए कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम तो आप कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उसको ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज़ों के ऊपर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। इंटरैक्टिव पोल की सुविधा मिलती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा आपको उसको क्लिक करना रहेगा और जो है जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। सर ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको करना बस इतना है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये है दोस्तों, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRAM, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। अगर आप 3 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं और सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अगर मैं रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर फोकस कराऊँ तो अगर 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर देते हो इसके अंदर तो ये भी आपको टोटल पड़ता है 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। पूरे 2 साल का आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप इसके अंदर
1 मंथ का और ऐड करते हैं तो दूसरा ये दोस्तों आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हम इसलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में इंटर्न भी है, तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कोई इस साल ड्रॉप कर रहा है या मान लीजिए इंटर्न है वो, तो दोस्तों जनरली 7 महीने बाद एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता तो 7 महीने बाद दोस्तों एग्ज़ाम है, और दोस्तों एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद दोस्तों फिर काउंसलिंग होती है। तो जब तक दोस्तों आप अपने कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं तब तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से स्किप होने लग जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा दोस्तों, तो ऐसे में होगा ये कि अगर आपके पास कोई वीक सब्जेक्ट्स भी अगर आपके कोई रह गए हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो आप उसको अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। या फिर आपका अगर कोई ड्रीम ब्रांच है, ड्रीम सब्जेक्ट है, तो आप उसकी भी आप जो है अप टू डेट रह सकते हैं। तो इसका ना ये है दोस्तों कि जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तो उस टाइम तक आपके पास अपने ड्रीम ब्रांच की एकदम अप टू डेट नॉलेज आपके पास होगी। तो दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिलता है घर बैठे बैठे, प्लस आप जो है MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एजुकेटर के सामने, और भी दोस्तों काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको अगर आप यहाँ हम लोग के साथ जुड़ते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ कि जो है अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि येस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट PG। दोस्तों अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों यही चीज़ काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आना, पॉजिटिव वाइब्स लेके आना, जो एनर्जी लेके आना, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगी जरूर। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है ये। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इसके अंदर मैं आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना रहने दूं, लेकिन दोस्तों अगर तब भी आपको किसी भी चीज़ का डाउट रहता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अंदर मैं लाइव क्लासेस देता हूं, तो वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो रीजनल इंजरी टॉपिक है, तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट लेता हूँ मैं। तो जो इससे पहले वाला सेशन था उसके अंदर मैं इंजरी का काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुका था। मैं उसकी डेफिनेशन से लेके IPC वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी थी। तो ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो हेड इंजरी क्या होता है? इट इज़ अ ट्रॉमा टू द स्कल एंड ब्रेन। द आउटर टेबल ऑफ द स्कल इज ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द इनर टेबल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी रहेगी। The thickness of the frontal and the parietal bone is 6 to 10 mm. Occipital bone is 15 mm thickness, ये इसकी thickness है, and the temporal bone is 4 mm thinnest। तो दोस्तों ये है इनकी thickness। Hence most fragile bone in the skull to get fracture is temporal bone। तो दोस्तों आपने देखा कि जो parietal bone है तो वो है 6 से 10 mm मोटी, ऑसिपिटल बोन है 215 mm मोटी, लेकिन दोस्तों टेम्पोरल बोन इन सब में जो है सबसे थिनेस्ट है 4 mm की। तो दोस्तों इसलिए ये जो टेम्पोरल बोन है ये चीज़ का फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन हो जाता है। टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर की दोस्तों अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिशर फ्रैक्चर, जिसको हम लीनियर फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं। Caused by blow with a broad striking surface, most common type of skull fracture। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने इन सब की इमेजेस मैंने आखिरी में रखी हुई हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आएगा तो आप जब लास्ट के अंदर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप उस टाइम पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये हमने देखा लीनियर फ्रैक्चर, तो काफ़ी कॉमनेस्ट टाइप है ये स्कल फ्रैक्चर में। सेकेंड हम बात करते हैं दोस्तों डिप्रेस्ड फ्रैक्चर की। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है दोस्तों? कॉज बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस एरिया। हैंस द पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर ऑफन रिजेंबल द वेपन और द एजेंट कॉजिंग इट। एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं दोस्तों? जैसे हैमर हो गया, एक्स आ गया, स्टोन हो गया। तो दोस्तों जैसे अगर मैं हैमर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ मैं दोस्तों, तो ये अगर मैं हैमर बनाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ये जो इसका राउंडेड पार्ट अगर स्कल के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो दोस्तों उसी का ही वैसा ही गोल शेप का फ्रैक्चर उसमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों सिंस उसका शेप ले लेता है तो इसलिए उसको सिग्नेचर फ्रैक्चर या फिर सिग्नेचर आला फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं।
दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नॉट ऑलवेज ओवर द इमीडिएट एरिया ऑफ द इम्पैक्ट. आउटर टेबल इज ड्रिवन इनटू डायपोल एंड द इनर टेबल इज फ्रैक्चर इरेगुलरली. तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी रहेगी कि जो स्ट्राइकिंग सरफेस जो स्कल के ऊपर हिट करेगा उसी के शेप का फ्रैक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पॉन और इंडेंटेड फ्रैक्चर की. तो सीन इन इन्फेंट्स कॉज बाई ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्सिप ब्लेड, इनर टेबल इज नॉट फ्रैक्चर एंड ड्यूरा इज नॉट टॉर्न. तो इसको दोस्तों पिंग पोंग फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है जैसे पिंग पोंग बॉल को अगर आप प्रेस करो तो उसमें एक गड्ढा बन जाएगा, डिम्पल बन जाएगा. तो दोस्तों ऐसे ही स्कल जो इन्फेंट्स का जो स्कल होता है काफ़ी प्लायबल रहता है. तो दोस्तों अगर उसके ऊपर कुछ स्ट्राइकिंग सरफेस होगा तो ऐसा एक इंडेंट बना देगा, एक डिम्पल टाइप का बना देगा. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं गटर फ्रैक्चर की. गटर फ्रैक्चर क्या है दोस्तों? ऑल पार्ट्स ऑफ थिकनेस ऑफ आउटर टेबल ऑफ द स्कल इज रिमूव टू फॉर्म अ गटर प्रोड्यूस्ड बाय बुलेट व्हेन स्ट्राइकिंग ऑब्लिकली टू स्कल. तो दोस्तों क्या होता है, अगर मान लीजिए स्कल से अगर साइड से कोई टच करते टेंजेंशियली कोई बुलेट जाती है तो दोस्तों उससे गटर फ्रैक्चर प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डायस्ट्रेटिक और या फिर सुचरल फ्रैक्चर की. तो फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग सुचरल लाइन, मोस्ट कॉमन सुचर इज सैजिटल सुचर फाउंड ओनली इन यंग पर्सन. तो दोस्तों सुचर लाइन से होते हुए फ्रैक्चर जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रिंग या फिर फोरामेन फ्रैक्चर की. तो टाइप ऑफ फिशर फ्रैक्चर फाउंड अराउंड द फोरामेन मैग्नम, सीन इन फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑन द हील और बटक, फोर्सफुल ब्लो टू चिन और वर्टेक्स. तो दोस्तों क्या होता है, जो फोरामेन मैग्नम है उसी के आजू बाजू, जैसे मान लीजिए ये फोरामेन मैग्नम है तो दोस्तों इसी के आजू बाजू ही स्कल ये रिंग फ्रैक्चर होके जाएगा. दोस्तों कब होता है ये? अगर मान लीजिए कोई हाइट से कूद रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और इसने यहाँ से ऐसे जंप लगाई. तो दोस्तों अगर ये हील के बल अगर ये कूदेगा तो उससे क्या होगा, वो जो प्रेशर होगा वो उसके जो स्पाइन से होते हुए इसके स्कल पे जाएगा. तो दोस्तों जो फोरामेन मैग्नम वाला पार्ट है तो वहाँ पे एक रिंग फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर. बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर की दोस्तों बात करते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज इट टेंड्स टू मीट एट एंड ओवर एंड द पिट्यूटरी फोसा. स्फेनॉइड फिशर इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व. इट इज ऑफ द टू टाइप. दो टाइप के दोस्तों होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट और दूसरा है कंप्लीट. इनकम्प्लीट क्या होता है दोस्तों? डू नॉट ट्रांसफर्स द एंटायर बेस. और दूसरा होता है दोस्तों कंप्लीट या फिर हिंज फ्रैक्चर. इसके भी दो पार्ट है दोस्तों. टाइप 1 है दोस्तों मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर. क्या होगा दोस्तों? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिंज फ्रैक्चर. इट रन्स फ्रॉम वन पिट्रस रिज टू कोलालेटरल पिट्रस रिजिड थ्रू सेला टर्सिका, सेपरेटिंग द स्कल इनटू टू हाफ क्रिएटिंग अ हिंज. तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई बाइक से जा रहा है और बाइक उसकी जो है किसी से टकराती है, गाड़ी उससे टकराती है. तो दोस्तों ये जो पर्सन है ये अपने साइड के बल से गिरेगा. तो ये अपने साइड के बल से गिरेगा. तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से एक फ्रैक्चर लाइन चली जाएगी जो ब्रेन को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर देगी. तो इसी को दोस्तों हिंज फ्रैक्चर या फिर मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं. टाइप 2 देखते हैं दोस्तों. रन फ्रॉम फ्रंट ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल बैक पासिंग थ्रू द सेला टर्सिका. ये है टाइप 2. टाइप 3 क्या होता है दोस्तों? रन्स फ्रॉम साइड टू साइड इन द कोरोनल प्लेन बट डू नॉट पास थ्रू द सेला टर्सिका. तो ये है दोस्तों टाइप 3. ब्लो आउट फ्रैक्चर क्या होता है दोस्तों? ब्लंट ट्रॉमा टू आईज, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व पोस्टेरो मीडियली वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी. तो दोस्तों ये है ब्लोन आउट फ्रैक्चर. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कंट्यूजन की. तो सर्कमस्क्राइब एरिया ऑफ द ब्रेन टिश्यू, डिस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड इनटू द अफेक्टेड टिश्यू. द डिफरेंट टाइप आप, तो इसके दोस्तों डिफरेंट टाइप देखते हैं. पहला है हुक कंट्यूजन. क्या होता है दोस्तों? एट द साइट ऑफ द इम्पैक्ट. दूसरा होता है दोस्तों काउंटर क्रोप कंट्यूजन. क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा उसके जस्ट अपोजिट साइड में जहाँ पे चोट लगेगी वो. तो अपोजिट टू द साइड ऑफ द इम्पैक्ट, मोस्ट कॉमनली इन फ्रंटल एंड टेम्पोरल बोन बिकॉज ऑफ रफ एंटीरियर ऑफ द स्कल एट दिस रीजन. क्या होगा दोस्तों? अगर मान लीजिए ये स्कल है और यहाँ पे स्ट्राइक हुआ
और अगर मान लीजिए ये ब्रेन है, ये मान लीजिए दोस्तों ब्रेन है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे स्ट्राइक हो तो ये यहाँ पे दोस्तों चोट लगेगी, कूप इंजरी। और ये जब रिबाउंड होके जब इसका ब्रेन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे दोस्तों होगी काउंटर कूप इंजरी। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा तो यहाँ पे हो गया कूप, और दोस्तों यहाँ पे हो गया काउंटर कूप। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने इमेज के दौरान मैंने आपको समझाई हुई है। मैं जब इमेजेस समझाऊंगा, एमसीक्यूज करवाऊंगा, तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंटरमीडिएटली कूप कंफ्यूजन क्या होता है, बिटवीन कूप एंड द काउंटर कूप पॉइंट। हेयर फ्रैक्चर अकर अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ द इम्पैक्ट। इफ फ्रैक्चर्स अकर एट द पॉइंट ऑफ द इम्पैक्ट दे वुड बी सेम एज कूप कंफ्यूजन। तो दोस्तों कूप और काउंटर कूप के बीच का जो पॉइंट है वहाँ उस पर इंटरमीडिएट कूप कंफ्यूजन कहलाता है। फ्रैक्चर कंफ्यूजन की दोस्तों बात करते हैं, क्या होगा दोस्तों इसमें, कंफ्यूजन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। ग्लाइडिंग कंफ्यूजन क्या होगा दोस्तों, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज एसोसिएटेड विद ये होता है दोस्तों डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। हर्निएशन कंफ्यूजन क्या होगा दोस्तों, ड्यू टू मोमेंटरी shifting of the brain towards the foramen magnum as a result of the increased intracranial pressure, example cerebral tonsil। प्लेग जोन्स क्या होता है दोस्तों, इज द नेम गिवन टू ओल्ड हील कॉर्टिकल कंफ्यूजन। दोस्तों ये टर्मिनोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट में से एक है, ये आप लोग याद करने की कोशिश रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कंफ्यूजन ऑफ द ब्रेन। तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, स्टेट ऑफ द टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू हील्ड इंजरी, देयर इज ट्रांजिएंट एमनीजिया एंड टेंड्स टू स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिक डिसफंक्शन ऑफ द रास यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। बर्लिन्स एडिमा क्या होता है दोस्तों, इज सीन इन कंकशन इंजरी। तो दोस्तों हम बात करें कंकशन ऑफ द ब्रेन, स्टेट ऑफ टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू हेड इंजरी। तो दोस्तों इसकी वजह से ये होती है। कोमोटिव सेरिब्राई क्या होता है दोस्तों, सीवियर मूवमेंट ऑफ द हेड प्रोड्यूस शेयरिंग स्ट्रेस इन द ब्रेन लीडिंग टू न्यूमरस स्मॉल पंक्टेड हेमरेज थ्रू आउट द ब्रेन। तो दोस्तों जो है ब्रेन के अंदर काफ़ी स्मॉल पंक्टेड हेमरेज आने लग जाते हैं। तो जो DIA की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। क्या होगा दोस्तों, इट इज़ ड्यू टू फिजिकल डिसरप्शन ऑफ द एक्सोलैमिना इन द कॉर्पस कैलोसम एंड अदर मिडलाइन स्ट्रक्चर लाइक पैरासैजिटल वाइट मैटर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इज प्रेजेंट ऑफ एक्सोनल बल्ब या फिर रिट्रैक्शन बल्ब, जो कि 12 घंटे के बाद ही ये विजिबल होता है। रिट्रैक्शन बल्ब रिप्रेजेंट ट्रांसेक्टेड एक्सॉन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है एक्सोनल बल्ब जो है इसके अंदर एक फाइंडिंग है जो कि 12 घंटे के बाद ही दिखाई देती है। तो इसका दोस्तों मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न बायोकेमिकल थ्योरी क्या होगा दोस्तों, इंजरी टू एक्सॉन, उसके बाद क्या होगा फिजिकल डिसरप्शन ऑफ द एक्सोलैमिना। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, सोडियम और कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, एक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसकी वजह से दोस्तों एक्टिवेशन हो जाएगा इनका। ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो फॉस्फोलाइपेज और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से क्या करेंगे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोस्केलेटन्स को डैमेज करने लगेंगे। तो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोस्केलेटन्स, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, स्वेलिंग होने लग जाएगी एक्सॉन की, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की हो जाएगी डेथ। तो दोस्तों यही है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। डिफरेंट टाइप की बात करते हैं दोस्तों अब। माइल्ड डिफ्यूजल एक्सोनल इंजरी क्या होगा दोस्तों, कोमा लास्टिंग फॉर 6 से 24 घंटा। तो दोस्तों अगर जो कोमा अगर जो आया तो वो 6 से अगर 24 घंटे तक है तो वो हो गया माइल्ड। मॉडरेट की अगर हम बात करें तो मॉडरेट डिफ्यूजन एक्सोनल इंजरी क्या होगा दोस्तों, कोमा मोर देन 24 आवर्स विदाउट ब्रेन स्टेम डिसफंक्शनिंग। सीवियर DIA क्या होगा दोस्तों, DAI माफ कीजिए DAI, कोमा फॉर मोर देन 24 आवर्स विद ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन।
तो दोस्तों ये हो गया इसके डिफरेंट पार्ट डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी के। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ड्यूरेट हेमरेज की। ड्यूरेट हेमरेज क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी हर्निएशन हेमरेज ऑफ द मिड ब्रेन एंड द पॉन्स। तो दोस्तों अगर हर्निएशन हो जाता है पॉन्स और मिड ब्रेन के बीच में तो दोस्तों उसको ड्यूरेट हेमरेज के नाम से हम जानते हैं। कॉमनली अकर विद एसिमेट्रिकल हर्निएशन ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो उसकी वजह से दोस्तों ये होता है। कर्नहॉर्न्स नॉच क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द यूनिलैटरल ग्रूविंग ऑफ द सेरेब्रल पेडंकल ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मिड ब्रेन अगेंस्ट द फ्री एज ऑफ द टेंटोरियम एज अ रिजल्ट ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है कर्नहॉर्न नॉच। तो दोस्तों इंट्राक्रैनियल हेमरेज जो है ICH 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप देखते हैं एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं EDH की, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज की। क्या होगा दोस्तों इसके अंदर? कॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ड्यू टू ट्रॉमा। तो दोस्तों ट्रॉमा की वजह से होता है EDH। दोस्तों 20 से 24 साल के लोगों के बीच में काफ़ी कॉमन है ये, कॉमन इन एडल्ट बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियल बोन्स, 90% बीइंग फिशर टाइप। दोस्तों फिशर टाइप का जो, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले मैंने आपको फ्रैक्चर्स बताए थे, तो ज़्यादातर दोस्तों क्रेनियल बोन के फ्रैक्चर की वजह से होता है, उसमें भी 90% फिशर टाइप के फ्रैक्चर की वजह से होता है। रप्चर ऑफ एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन में से एक कि इसके अंदर कौन सी ब्रांच कौन सी आर्टरी जो है इसके अंदर रप्चर करती है, तो वो होती है दोस्तों मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। सिटी स्कैन के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? बाई कॉन्केव लेंटिकुलर शेप हेमरेज। तो दोस्तों बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए लूसिड इंटरवल भी देखने को मिलता है। लूसिड इंटरवल क्या होता है दोस्तों? पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन 2 अनकॉन्शियस इवेंट। तो कम से 30 से 40% केसेस में देखा जाता है और ये रिजेंबल करता है दोस्तों ड्रंकनेस को। तो दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है अनकॉन्शियस हुआ पर्सन, यहाँ पे दोस्तों अनकॉन्शियस हुआ, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो कॉन्शियस रहा, उसके बाद फिर वो अनकॉन्शियस रहा। तो दोस्तों ये जो पीरियड है इसको लूसिड इंटरवल के नाम से जाना जाता है, लूसिड इंटरवल के नाम से जाना जाता है। मिनिमम 100 ml ऑफ EDH इज एसोसिएटेड विद फैटेलिटी। तो दोस्तों लगभग अगर 100 ml तक का ब्लड अगर EDH से अगर रप्चर करके अगर निकलता है तो दोस्तों ये फैटेलिटी कॉज करेगा। ओनली ICH इन विच डॉक्टर में बी चार्ज विद नेग्लिजेंस। तो दोस्तों यहाँ अगर लूसिड इंटरवल में अगर डॉक्टर ने ट्रीट नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पे नेग्लिजेंस के केस में डॉक्टर के ऊपर चार्ज लग सकता है, क्योंकि यहाँ अनकॉन्शियसनेस, 2 अनकॉन्शियसनेस के बीच में लूसिड इंटरवल है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर ठीक नहीं किया गया तो उसके बाद डेथ हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सबड्यूरल हेमरेज की। तो मोस्ट कॉमनली ड्यू टू रप्चर ऑफ द पैरासैजिटल ब्रिजिंग वेन। तो दोस्तों यहाँ पे मेन आपको याद रखना है ब्रिजिंग वेन्स। तो पहले हमने देखा जो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और SDH जो होता है दोस्तों ब्रिजिंग वेन की वजह से होता है। कॉमन इन एक्सट्रीम एज ग्रुप, यानी कि चिल्ड्रन और ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। इट इज़ सीन इन पंच ड्रंक सिंड्रोम, क्रोनिक अल्कोहलिक ओल्ड एज एंड इन्फेंटाइल व्हिप्लैश सिंड्रोम। तो दोस्तों इन्फेंटाइल व्हिप्लैश सिंड्रोम उसको बोलते हैं बार्टर्ड बेबी सिंड्रोम को। तो बार्टर्ड बेबी सिंड्रोम के अंदर जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस के मैंने बता रखा है कि बार्टर्ड बेबी सिंड्रोम के अंदर जो है अब्यूज़ किया जाता है बच्चों के ऊपर, तो उसकी वजह से SDH उसके अंदर होता है। कॉमन देन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक इंट्राक्रैनियल हेमरेज। डेथ में अकर इफ द अमाउंट ऑफ SDH इज 100 to 150 ml। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के केस में हमने देखा था, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज के केस में हमने देखा था 100 ml जो है फर्टिलिटी कॉज करता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 100 से 150 ml फर्टिलिटी कॉज करता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिंड्रोम इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। 3 टाइप के दोस्तों होते हैं। अगर हम इसको टाइम के ऑनसेट के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स के बेस पे हम इसको 3 इसमें डिवाइड करते हैं।
एक होता है दोस्तों एक्यूट एसडीएच, इमीडिएटली ड्यू टू रप्चर ऑफ द लार्ज ब्रीजिंग वेन। सब एक्यूट, इसके क्या होगा दोस्तों, सेवरल डेज टू 3 वीक्स रप्चर ऑफ स्मॉल ब्रीजिंग वेन। क्रोनिक के अंदर क्या होगा दोस्तों, पैकी मेनिंजाइटिस हेमरेजिका इंटरना। तो दोस्तों ये होता है क्रोनिक में, इसको डिवाइड किया जाता है। तो सब ड्यूरल हाइग्रोमा, accumulation of the CSF यानी कि cerebrospinal fluid in subdural spaces due to rupture of the arachnoid layer। तो दोस्तों उसी को दोस्तों सबड्यूरल हाइग्रोमा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर CSF का कलेक्शन होता है। तो दोस्तों ये था सेकंड। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों 4 टाइप के होते हैं ICH। तो पहला देख लिया हमने एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, फिर नेक्स्ट देखा हमने सबड्यूरल हेमरेज, अब हम देखेंगे तीसरा सब एरेक्नॉइड हेमरेज, जिसको हम SAH के नाम से भी हम जानते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज इज ट्रॉमा। ये दोस्तों ट्रॉमा होता है। मोस्ट कॉमन नॉन ट्रॉमेटिक कॉज इज रप्चर ऑफ द स्कैपुलर बेरी एनेरिज्म। इन ट्रॉमा देयर इज रप्चर ऑफ द ब्रीजिंग वेन नियर सजाइटल साइनस। मोस्टली वेनस ब्लीडिंग, थंडर क्लैपिंग हेडेक ऑफ द सडन ऑनसेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखिएगा आप लोग कि थंडर क्लैप हेडेक इसके अंदर होता है। थंडर क्लैप हेडेक होता है दोस्तों एकदम इतना सीवियर जो है हेडेक होगा कि दोस्तों इंसान को लगेगा कि जैसे उसका सर फट गया है। तो दोस्तों बैरी एनेरिज्म रप्चर कर जाते हैं। फोर्थ देखते हैं दोस्तों इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। 4 टाइप के हमने देखे थे। तो ब्लीडिंग इन द substance of brain. Most common source of bleeding in non-traumatic origin is rupture of the lenticulostriate branch of middle cerebral artery. Most common site is internal capsule. तो दोस्तों कुछ पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर। एक्सक्लूसिव ट्रॉमेटिक ओरिजिन इज एक्स्ट्राड्यूरल बट लीस्ट कॉमन टाइप इज इंट्राड्यूरल हेमरेज। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से जो होता है वो होता है दोस्तों एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, और लीस्ट जो होता है वो होता है दोस्तों इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंसिडेंट ऑफ ICH बाय ट्रॉमा। तो अगर दोस्तों इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हो गया सबड्यूरल की, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो है बार्टर्ड बेबी सिंड्रोम के अंदर ये काफ़ी कॉमन है। और फिर दोस्तों होता है सब एरेक्नॉइड, और फिर होता है एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। स्पॉन्टेनियस की बात करें तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज इज मोस्ट कॉमन। और दोस्तों पंच ड्रम सिंड्रोम या फिर डिमेंशिया प्यूजिलिस्टिका इसका नाम है, ये दोस्तों क्रोनिक SDH के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के 2 टाइप के होते हैं। पहला हम देखते हैं विप्लैश इंजरी। क्या होगा दोस्तों, इट ड्यू टू हाइपर फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन। तो दोस्तों पहले देखा जाता है हाइपर एक्सटेंशन, सेकेंड नंबर पे देखा जाता है हाइपर फ्लेक्शन। ड्यू टू हाइपर एक्सटेंशन एंड हाइपर फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ द स्पाइन ड्यूरिंग RTA इंजर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये कोई कार है, ये मान लीजिए दोस्तों कोई कार है और यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है और पीछे से किसी ने टक्कर मार दी है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हेडरेस्ट यहीं सीट पे हेडरेस्ट नहीं लगाया होगा तो दोस्तों जो स्कल है वो जो हेड है वो पीछे जाएगा और फिर आगे आएगा। तो दोस्तों इसी को विप्लैश इंजरी के नाम से जानते हैं। पहले हाइपर फ्लेक्शन होगा, पहले देखा जाता है हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन माफ कीजिएगा, हाइपर एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद होता है दोस्तों हाइपर फ्लेक्शन। इससे दोस्तों बोला जाता है कि हेडरेस्ट लगाना चाहिए जब भी कार के अंदर कोई भी पैसेंजर बैठता है तो सीट के पीछे हेडरेस्ट लगाना कंपलसरी इसलिए हो जाता है ताकि विप्लैश इंजरी से बचाव हो सके। दिस टाइप ऑफ इंजरी कॉमनली सीन इन फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट ऑफ अ व्हीकल। हाइपर एक्सटेंशन इज मच मोर कॉमन एंड डेंजरस in causing fracture of the spine and spinal cord damage, fatal contusion and laceration of the spinal cord without fracture of the spine। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि विप्लैश इंजरी हाइपर एक्सटेंशन होता है, उसके बाद हाइपर फ्लेक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जो है कंकशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसको रेलवे स्पाइन के नाम से भी हम जानते हैं। सीन इन मोटर व्हीकुलर एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट,
सीवियर ब्लो टू द स्पाइन, फॉल फ्रॉम द हाइट या फिर बुलेट इंजरी, इन सब की वजह से इसके अंदर देखा जाता है। क्या होगा दोस्तों इसके अंदर? पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, ब्लैडर, रेक्टम, हेडेक, रेस्टलेसनेस, एमनीशिया आर टेम्परेरी एंड द पेशेंट रिकवर्स विद इन 48 आवर्स। तो दोस्तों यही है आपका रेलवे स्पाइन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की। तो दोस्तों रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर सबसे पहले देखते हैं इंजरी टू द पेडेस्ट्रियन। मान लीजिए रोड पे कोई पर्सन जा रहा है और उसको किसी कार ने टक्कर मार दी है, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी आएगा। प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी दोस्तों क्या होता है? इंजरी सस्टेन ड्यू टू फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हीकल एंड द पेडेस्ट्रियन। दोस्तों जो पहला कॉन्टैक्ट हुआ, मान लीजिए कि एक कार है, मान लीजिए कार है दोस्तों, और यहाँ पे ये पर्सन ऐसे जा रहा है और इसको टक्कर मार दी है, इससे इधर टक्कर मार दिया। तो दोस्तों जो पहला इम्पैक्ट पड़ा उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी। तो पहला इम्पैक्ट मान लीजिए जो बम्पर है, ये जो बम्पर है ये इसके लेग्स पे पड़ेगा, तो अगर लेग्स पे इंजरी आती तो हो गया प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी। बम्पर फ्रैक्चर दोस्तों क्या होता है? वेज शेप इज द फ्रैक्चर ऑफ द टीबिया मोस्ट कॉमन इन द फिबुला ड्यू टू स्ट्रोक ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। तो दोस्तों ये जो फ्रंट ऑफ द व्हीकल है जिसको बम्पर बोला जाता है, इसी को दोस्तों बोला जाता है दोस्तों बम्पर। बम्पर ये वाला जो पार्ट है बम्पर। तो एक बारी मैं इसको जरा अच्छे से रब कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये होता है बम्पर। ये बम्पर जब इसके लेग्स पे लगेगा, लेग्स क्योंकि बम्पर निचला पार्ट होता है गाड़ी का, तो इसलिए दोस्तों टीबिया मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है। द एपेक्स ऑफ द वेज शेप फ्रैक्चर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल व्हाइल बेस ऑफ द ट्रायंगल इज द साइट ऑफ द इम्पैक्ट। तो दोस्तों मान लीजिए ये उसकी हड्डी है दोस्तों, ये मान लीजिए उसकी हड्डी है दोस्तों, तो यहाँ पे बम्पर लगा गाड़ी का, तो दोस्तों यहाँ पे एक टाइप का वेज शेप बनेगा। तो दोस्तों ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बना है, इसका जो बेस है ये होगा दोस्तों, ट्रायंगल इज द साइट ऑफ द इम्पैक्ट, ये होगा साइट ऑफ द इम्पैक्ट। और जो इसका जो टिप है दोस्तों इंडिकेट द व्हीकल, वेज शेप फ्रैक्चर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। तो दोस्तों डायरेक्शन इस डायरेक्शन की थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे वेज शेप फ्रैक्चर बनता है। तो दोस्तों पेडेस्ट्रियन को बम्पर लगने के बाद क्या होगा दोस्तों? सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी लगेगा। इसमें क्या होगा दोस्तों? फ्रैक्चर इंजरी कॉज बाय द सेम व्हीकल। तो दोस्तों क्या होगा? वो फ्रैक्चर मान लीजिए ये मान लीजिए दोस्तों गाड़ी है, और फिर बम्पर लगने के बाद दोस्तों फिर जो पेडेस्ट्रियन है वो उसके ऊपर गिरेगा, तो उससे भी एक चोट लगेगी। तो इंजरी आर द सीन ऑन द सेम साइड एज प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी। हेड इंजरी इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और फिर आता है दोस्तों सेकेंडरी इंजरी प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट अदर देन द सेम व्हीकल। तो दोस्तों क्या होगा? सेकेंडरी इंजरीज के अंदर क्या होगा दोस्तों? अब क्या होगा? अब ये जो है नीचे गिर गया, तो दोस्तों इसी को बोला जाएगा सेकेंडरी इंजरी प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट अदर देन द सेम व्हीकल। हो सकता है जमीन पे गिर जाए, या हो सकता है यहाँ से दूसरी गाड़ी आ रही थी, ये उसके ऊपर रोल ओवर कर जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए एक और कार आ रही थी, है ना, तो ये उसके ऊपर रोल ओवर कर जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इंजरी आर सीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दैट ऑफ द प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी अदर देन द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों ये तो हो गया पेडेस्ट्रियन का। अब हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको क्या क्या इंजरी हो सकती है। तो ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हीकल, तो अंदर जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उसको क्या क्या चोट लग सकती है। पहला हम देखते हैं दोस्तों डैशबोर्ड इंजरी। क्या होता है? डैशबोर्ड इंजरी इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द पैटेला एंड द डिस्टल फीमर फ्रैक्चर। क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए ये कार है, ये दोस्तों कार है, और ये है उसका गाड़ी का डैशबोर्ड, ठीक है, ये है गाड़ी का डैशबोर्ड, और यहाँ पे दोस्तों ऐसे पर्सन बैठा हुआ है। अब जैसे ही ब्रेक लगेगा या कुछ आगे से टक्कर होती है, तो जो इसके पैर हैं ये सीधा डैशबोर्ड पे जाके, ये जो इसके पैर हैं ये सीधा डैशबोर्ड पे जाके टकराते हैं। स्टीयरिंग व्हील इंजरी इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल एंड द रिस्ट फ्रैक्चर, और
ऑल्सो अपर एब्डोमिनल इंजरी, फेशियल लैसेरेशन एंड स्केलेटल इंजरी। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए स्टीयरिंग व्हील है, जैसे ही मान लीजिए अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो ये सीधा इसका चेस्ट स्टीयरिंग व्हील पे जाके टकराएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विप्लैश इंजरी। विप्लैश इंजरी क्या होता है, ड्यू टू वॉलेंट एक्सेलरेशन एंड द डिसेलरेशन इन अ हेड ऑन कोलिजन देयर इज हाइपरफ्लेक्शन फॉलोड बाय हाइपर एक्सटेंशन। तो दोस्तों विप्लैश इंजरी क्या होगा दोस्तों, पहले देखा जाता है हाइपर एक्सटेंशन मेन इंजरी, या आपने देखा हाइपर एक्सटेंशन होता है उसके बाद हाइपर फ्लेक्शन होता है सर्वाइकल स्पाइन लीडिंग टू विप्लैश इंजरी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे ये चेयर है उसकी, ये मान लीजिए चेयर है, ठीक है, ये चेयर है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पीछे हेडरेस्ट नहीं लगा रखा है तो ये इसका हेड पीछे जाएगा। तो दोस्तों यही होगा, पहले हाइपर एक्सटेंशन उसके बाद होगा हाइपर फ्लेक्शन, यही होता है दोस्तों विप्लैश इंजरी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हेड इंजरी एंड स्पैरो फुट मार्क। क्या होगा दोस्तों, punctural laceration produced on the face due to scattering of the windshield of the vehicle. This sparrow foot mark is commonly seen in the front seat passenger in roadside accident, road traffic accident. क्या होगा दोस्तों, ये कार का विंडशील्ड है, ये है दोस्तों कार की विंडशील्ड, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेक मारेगा इसका स्कल जाके हेड जाके टकराएगा इससे, तो जो सामने जो कांच है दोस्तों उससे जब टकराएगा तो कांच टूटेगा, उससे जो फेस पे इंजरी आएगी उससे बोला जाता है दोस्तों स्पैरो फुट मार्क इंजरी। तो दोस्तों यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ एक साइड वाले आयोटिक इंजरी इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीपल ट्रांसवर्स टीयर कॉल्ड लेडर इंजरी। ये सीट बेल्ट की वजह से होता है दोस्तों। सीट बेल्ट इंजरी इन द फॉर्म ऑफ द रप्चर ऑफ द इंटेस्टाइन, मोस्ट कॉमन होता है स्प्लीन, लीवर, पेंक्रियास, ब्लैडर एंड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ द लंबर वर्टिब्रे। तो दोस्तों यही होता है सीट बेल्ट फ्रैक्चर। एयर बैग इंजरी क्या होगा दोस्तों, इंजरी टू द आई, फेशियल ब्रूजिंग एंड द फ्रैक्चर ऑफ द आर्म। तो ये होता है दोस्तों एयर बैग इंजरी। दोस्तों टेल गेटिंग क्या होता है, अकर विद कार ड्राइविंग इनटू द बैक ऑफ लार्ज ट्रक लीडिंग टू सीवियर इंजरी टू हेड एंड शोल्डर, समटाइम डिकैपिटेशन ऑफ द फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट। तो ये होता है दोस्तों अगर मान लीजिए बड़े ट्रक के पीछे गाड़ी चला रहे हैं और उससे भिड़ंत हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ थ्योरी पार्ट कवर करा मैंने। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज, कुछ इमेजेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है, अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत आएगा आपको तो आप ऐप के अंदर में से पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। ये है दोस्तों मेरा रेफरल कोड। अगर आप ये लगाएंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इंजरी की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे से टक्कर लगी और इसने हेडरेस्ट नहीं लगा रखा है और ये जो स्कल है पहले पीछे गया, यहाँ देख रहे हैं हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हेड और फिर उसके बाद आगे आया तो हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द हेड। तो दोस्तों यही है आपका विप्लैश इंजरी, यही है दोस्तों विप्लैश इंजरी। इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि हेड स्ट्रेन लगाया जाए, हेडरेस्ट लगाया जाए पीछे, ताकि अगर पीछे से टक्कर लगे तो स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी ना हो। तो इससे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है, इंजरी हो जाती है। तो दोस्तों ये आपने देखा पीछे से टक्कर लगी, इम्पैक्ट हुआ और स्कल पीछे गया, हेड पीछे गया और फिर उसके बाद आगे आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों जो स्पाइन है पहले इतनी स्ट्रेच हुई फिर उसके बाद इतनी स्ट्रेच हुई। तो दोस्तों इसी की वजह से स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है। तो यही दोस्तों विप्लैश इंजरी, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को इंजर करता है। दोस्तों ये इमेज देखते हैं, मान लीजिए कार से इस बाईसाइकिल सवार को टक्कर लगी
टक्कर लगने के बाद दोस्तों सिंस इसने हेलमेट नहीं पहना था तो ये सर के बल ही गिरा, साइड के बल ही गिरता है, तो जब साइड के बल गिरा ये तो हेड के ऊपर जो है चोट लगी। तो दोस्तों सिंस साइड के बल गिरा है ये, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे एक फ्रैक्चर लाइन पैदा हो जाएगी जो कि एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर देगी। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है हिंज फ्रैक्चर, इसी को दोस्तों बोला जाता है हिंज फ्रैक्चर। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों मोटरसाइकिल फ्रैक्चर। तो ये आपने देखा, इसको एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में फ्रैक्चर हो गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी रहेगी दोस्तों। चलिए इससे पता करना है दोस्तों क्या चीज़ है ये। यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, इस साइड में इम्पैक्ट पड़ा है। सपोज करिए दोस्तों जो ब्रेन है वो एक तरीके से जेली है। सपोज करिए ब्रेन जो है जेली है, तो अगर मान लीजिए जैसे इम्पैक्ट पड़ा, जैसे मान लीजिए ये है अचानक से इम्पैक्ट पड़ा, तो यहाँ जो इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों इसको बोला जाएगा कूप इंजुरी। तो ये हो गया कूप इंजुरी। और दोस्तों ये रिबाउंड होके अपोजिट साइड में जब ये लगेगा, यहाँ पे जो इंजुरी प्रोड्यूस होगी दोस्तों इसको बोला जाएगा काउंटर कूप इंजुरी। इसको बोला जाता है काउंटर कूप इंजुरी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है कूप इंजुरी और ये है काउंटर कूप इंजुरी की पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, फ्रैक्चर आलस सिग्नेचर और फ्रैक्चर सिग्नेचर इज। तो दोस्तों फ्रैक्चर आलस सिग्नेचर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये एक हैमर है, ये मान लीजिए दोस्तों एक हैमर है दोस्तों, और ये है दोस्तों स्कल। तो जब दोस्तों इसके ऊपर ब्लो पड़ेगा तो दोस्तों इसी गोल शेप का ही फ्रैक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है फ्रैक्चर आलस सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर फ्रैक्चर। तो दोस्तों किसके अंदर दिखाई देता है? ये डिप्रेस फ्रैक्चर ऑफ स्कल। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। गटर फ्रैक्चर एंड काउंटर कूप इंजुरी नहीं, डिप्रेस फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ये सही जवाब है। रिंग फ्रैक्चर ऑफ द फोरामेन मैग्नम नहीं, सेपरेचर सूचर नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो ये है आपका जो है वो फ्रैक्चर, यहीं पे दोस्तों जो है हैमर से स्ट्राइक किया गया था। तो डिप्रेस फ्रैक्चर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं व्हेन सीवियर लोकल फोर्स एप्लीकेशन सेज फॉर एग्जांपल हैमर, द फ्रैक्चर बोन इज ड्रिवन इनवर्ड इनटू द क्रेनियल कैविटी, दस आल्सो कॉल्ड एज सिग्नेचर फ्रैक्चर और फ्रैक्चर आलस सिग्नेचर एज अ पैटर्न रिजेंबल दैट ऑफ द पॉजिटिव वेपन। तो दोस्तों यही है, ये जो फ्रैक्चर आपको दिखाई दे रहा है यही है दोस्तों डिप्रेस फ्रैक्चर। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यही है आपका डिप्रेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, गटर फ्रैक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम। तो दोस्तों गटर फ्रैक्चर किसकी वजह से होता है? तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई बुलेट है, बुलेट ऐसे टच करते जा रही, टेंजेंशियली जा रही है, उसकी वजह से एक फ्रैक्चर प्रोड्यूस होगा, उसी को बोला जाता है दोस्तों बुलेट फ्रैक्चर। तो गटर फ्रैक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी विद अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट नहीं, बुलेट इंजरी ये है बिल्कुल सही जवाब। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट नहीं, फॉल फ्रॉम द हाइट नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है गटर फ्रैक्चर। मान लीजिए यहाँ से ऐसे बुलेट आ रही है, यहाँ से ऐसे बुलेट आ रही है और ऐसे टच करते हुए गई है। तो दोस्तों इतना सा पार्ट जो आउटर टेबल का इतना सा पार्ट है उसको फ्रैक्चर करते हुए गई है, यही दोस्तों फ्रैक्चर गटर फ्रैक्चर। तो गटर फ्रैक्चर इज फॉर्म व्हेन पार्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्कल बोन is removed so as to form a gutter or furrow in the bone. They are caused when the weapon strikes the surface tangentially, for example, glancing bullet injury. तो दोस्तों जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बुलेट ऐसे फ्रैक्चर करते हुए गई है, यही है दोस्तों गटर फ्रैक्चर। तो इसको मैं एक बार अच्छे से रफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ये आसानी हो। तो दोस्तों ग्लांसिंग बुलेट इंजरी की वजह से होता है। तो दोस्तों इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बुलेट इंजरी।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पॉन्ड्स फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन। तो दोस्तों पॉन्ड फ्रैक्चर किसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। मान लीजिए ये बच्चों का स्कल है और यहाँ पे किसी चीज़ से प्रेशर, कुछ स्ट्राइकिंग फोर्स पड़ा तो ये ऐसे डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इन्फेंट्स के अंदर ये ज़्यादातर देखा जाता है। तो पॉन्ड फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेंस, अडल्टी नहीं, एडोलसेंट नहीं, मिडिल एज वुमेन नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक डिम्पल बन गया है यहाँ पे, तो ये हो गया पॉन्ड फ्रैक्चर। नॉर्मल स्कल ऐसा होता है लेकिन पॉन्ड फ्रैक्चर ये ऐसा हो गया। पॉन्ड फ्रैक्चर दोस्तों क्या होता है? हियर देयर इज डेंट यानी कि डिम्पल लाइक फॉर्मेशन ओवर द स्कल एंड द डेंट रिजेंबल लाइक दैट ऑफ द कॉन्केव पॉन्ड। दिस टाइप अकर्स ओनली इन स्कल ऑफ द इन्फेंट्स ड्यू टू प्लायबल बोन ऑफ द इन्फेंट। द फोर्स अप्लाइड produce depression without fracture. The depression of the bone is compared with distortion produced by squeezing a table tennis ball or a ping pong ball. तो दोस्तों जैसे टेबल टेनिस बॉल हो गई या पिंग पोंग बॉल हो गई, उसको अगर हम डिप्रेस करते हैं तो ऐसा डिम्पल बनने लग जाता है, तो ऐसा डिम्पल बनता है। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है, बच्चों के अंदर होता है क्योंकि काफ़ी जो हड्डी होती है काफ़ी प्लायबल होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती ऐसे एडल्ट के अंदर होती, तो इसी वजह से ये पॉन्ड फ्रैक्चर कहलाता है। स्पैरो मार्क्स आर सीन इन। तो दोस्तों स्पैरो मार्क्स इसके अंदर देखी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है, तो ये हो गई इसकी विंडशील्ड, ये हो गई विंडशील्ड उसकी, ये हो गई इसकी विंडशील्ड। तो दोस्तों अचानक से अगर मान लीजिए किसी उससे टकराती है तो जो यहाँ अंदर बैठा पर्सन है वो इससे टकरा जाएगा, उससे टकरा जाएगा विंडशील्ड। तो दोस्तों स्पैरो फुट मार्क उसी से बनता है, उससे टकराएगा, कांच टूटेगा, कान के टूटने से उसके चेहरे पे चोट आने लग जाएगी। तो दोस्तों गन शॉट इंजरी नहीं, स्टैब इंजरी ऑफ फेस नहीं, विट्रोलाइज नहीं, विंडशील्ड ग्लास इंजरी, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये है स्पैरो फुट मार्क, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे इसके अंदर मार्क बने हुए हैं, यही होते हैं दोस्तों स्पैरो फुट मार्क। तो फेशियल एसरेशन फ्रॉम अ शैटर्ड विंडशील्ड इन एन अनस्ट्रेन्ड ड्राइवर, द टफेंड ग्लास ब्रेक इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स व्हिच प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक स्पैरो फुट मार्क। द लैसरेशन ऑन द फोरहेड वाज मेड बाय द विंडशील्ड रिम। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इसने जो है सील बेल्ट नहीं लगा रखी होगी, सील बेल्ट नहीं लगा रखी होगी, तो दोस्तों उसकी वजह से जो है वो जैसे ही दीवार से टकराएगा फेस आगे जाएगा, जिसकी वजह से उसका फेस विंडशील्ड से टकराएगा, जिसकी वजह से चोट आने लगेगी। तो दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये है हमारा जो है सीट बेल्ट इंजरी। तो ये है दोस्तों हमारी ये दोस्तों सीट बेल्ट इंजरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीट बेल्ट इंजरी ऐसे हुई। तो दोस्तों ये ज़्यादातर क्या करती है, ये इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यह है सीट बेल्ट इंजरी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी इज मोस्ट कॉमन इन। तो दोस्तों प्राइमरी इंपैक्ट इंजरी सबसे ज़्यादा जो इंजरी होती है सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कार का बम्पर है, ये दोस्तों मान लीजिए कार का बम्पर है और यहाँ पे पर्सन है और ये सीधा इससे टकराया। तो दोस्तों ज़्यादातर जो है, तो ज़्यादातर दोस्तों लेग्स के ऊपर लगती है ये, क्योंकि पैरों पे ही बम्पर लगता है। तो ये अगर मान लीजिए ये कार है तो हेड नहीं, चेस्ट नहीं, एब्डोमेन नहीं, लेग्स के ऊपर दोस्तों होता है। इसी के अंदर मैंने दोस्तों आपको बताया था वेज फ्रैक्चर। ऐसा अगर मान लीजिए कोई हड्डी है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई हड्डी है तो ऐसा वेज शेप फ्रैक्चर होता है। तो जो बेस है दोस्तों ये बम्पर जो लगा है उसको दर्शाता है, और जो ट्रायंगल है दोस्तों ये उसके डायरेक्शन को बताएगा कि गाड़ी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था। दोस्तों इसी हिसाब से लेग हो गया इसका मोस्ट कॉमनली इंजर्ड जो होती है वो लेग्स होते हैं। तो डी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कार का बम्पर है, इसको बोला जाता है दोस्तों बम्पर। तो दोस्तों जो बम्पर लगा, बम्पर का इम्पैक्ट पड़ा टायर पे, तो ये हो गया दोस्तों प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा एक वेज शेप, यहाँ पे खैर इमेज आ रही होगी तो इसलिए आप समझ देख नहीं पा रहे होंगे। तो अगर मैं ऐसा थोड़ा सा बना दूँ इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये होता है, यही होता है दोस्तों वेज शेप फ्रैक्चर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेज शेप फ्रैक्चर। फिर दोस्तों ये जो पर्सन है गाड़ी से टकराने के बाद उसके हुड के ऊपर जाएगा, तो हुड या फिर विंडशील्ड से टकरा सकते हैं, तो हुड एंड विंडशील्ड इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी को दोस्तों बोला जाता है सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी। उसके बाद दोस्तों ये पर्सन यहाँ से टकरा के नीचे गिरेगा, तो इसको बोला जाता है ग्राउंड इम्पैक्ट। ग्राउंड इम्पैक्ट जब होगा तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी इंजरी। या फिर सेकेंडरी इंजरी में क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए साइड में गिरा और यहाँ से दूसरी कार आ रही है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दूसरी कार आ रही है, यहाँ से दोस्तों दूसरी कार आ रही है और इसके ऊपर रोल ओवर करके चली गई, तो ये दोस्तों प्राइमरी जो कार है उसको छोड़ के उसके अलावा जो भी कोई चोट लगेगी उसको बुलाएगा दोस्तों सेकेंडरी इंजरी। तो दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये है दोस्तों बैटल साइन, ये है दोस्तों बैटल साइन। तो ब्रूज के अंदर ये मैंने बताया था माइग्रेटरी ब्रूज, माइग्रेटरी ब्रूज ये मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये किसकी वजह से होता है, ये होता है दोस्तों मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर की वजह से। तो मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर की वजह से ये होता है बैटल साइन। तो ये हो गया मेस्टॉइड टिप, तो इस साइड में ये देखा जाएगा। दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है, तो दोस्तों ये भी एक माइग्रेटरी ब्रूज का ये एक एग्जांपल है, माइग्रेटरी ये ब्रूज का ये एक एग्जांपल है। तो दोस्तों इसके अंदर वही है, इसका जो नाम है दोस्तों वो है रैकून आई, रैकून साइन या फिर ब्लैक आई। तो दोस्तों ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से, फोसा फ्रैक्चर। तो दोस्तों रैकून आई आप उससे याद कर सकते हैं, जैसे कुंग-फू पांडा एक मूवी है, काफ़ी फेमस मूवी है। तो कुंग-फू पांडा के अंदर जो सीफू जो हैं, जो पैंडा का जो मास्टर होते हैं, मास्टर शीफू, तो वो एक रैकून है। तो अब उनसे आप याद कर सकते हैं कि वो रैकून आई, उनके जो आईज़ हैं ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, तो वो रैकून आई। दोस्तों ये हमें पता करना है ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं पपेज रूल के बारे में। तो पपेज रूल के बारे में यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों पपेज रूल क्या होता है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस में इंजरी हुई है, गोली लगी है या अगर किसी ने हथौड़ा मारा है, इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो फ्रैक्चर हुआ है, सबसे पहले फ्रैक्चर किस जगह से स्टार्ट हुआ है, तो पहला इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा है, तो ये उसके लिए होता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ यूज्ड टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ बुलेट, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, वाइड जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होगा वो होगा फर्स्ट। तो जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होगा तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वाइडेस्ट होगा, वाइडेस्ट इज फर्स्ट, वाइडेस्ट इज फर्स्ट। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ 1, 2 और 3, तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो 1 वाला है वो सबसे ज़्यादा वाइड है, सबसे ज़्यादा वाइड है ना। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो थर्ड पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो थर्ड पॉइंट मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो सेकंड नेवर प्रोसेस फर्स्ट। तो और जो थर्ड होगा, थर्ड नेवर
क्रॉसेस सेकंड। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेकंड वाला है वो कभी भी फर्स्ट वाले दरार को क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे ही दोस्तों जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले को क्रॉस नहीं करेगा। तो दोस्तों इससे हम सीक्वेंस पता कर लेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले कहाँ पे चोट लगी, वो लगी दोस्तों 1 वाले पे। तो यही दोस्तों पपेज रूल। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने बुलेट फायर की है, यहाँ पे मान लीजिए बुलेट फायर की है, तो हम पता कर लेंगे कि बुलेट सीक्वेंस ऑफ बुलेट फायर। तो इस केस में फर्स्ट होगा जो है वो पहले नंबर पे फायर की गई है। तो दोस्तों अब थोड़े से स्कल फ्रैक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई द इमेज। तो ये दोस्तों जो इमेज है ये है लीनियर फ्रैक्चर। ये है दोस्तों लीनियर फ्रैक्चर की इमेज। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो लीनियर फ्रैक्चर में इन्वॉल्व आउटर और द इनर या फिर बोथ टेबल ऑफ द स्कल। कॉमन टाइप होगा काफ़ी। सच फ्रैक्चर कैन बी स्ट्रेट और कर्व इन चिल्ड्रेन और यंग पर्सन। द लीनियर फ्रैक्चर में पास इनटू अ सूचर लाइन एंड कॉज डायस्टैटिक फ्रैक्चर। तो दोस्तों लीनियर फ्रैक्चर ये आप देख रहे हैं, ये एक लीनियर फ्रैक्चर है। ये आप देख रहे हैं ये एक लीनियर फ्रैक्चर है जिसको हम फिशर फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं। तो फिशर फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों आइडेंटिफाई करनी है ये क्या किस चीज़ का है। तो दोस्तों ये है कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों इतना, तो यह है कम्यूटेड फ्रैक्चर, है ना, कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो कम्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है दोस्तों? हियर द बोन इज ब्रोकन इनटू पीसेस, दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द बोन्स अकर। तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? नॉन डिस्प्लेस्ड रहेगा दोस्तों। कम्यूटेड फ्रैक्चर रिजेंबल स्पाइडर वेब और मोजाइक पैटर्न। दोस्तों ये है एक कम्यूटेड फ्रैक्चर। दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ परफोरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बंदूक की गोली अंदर गई होगी। तो ये हो गया दोस्तों परफोरेशन फ्रैक्चर। तो ये हो गया दोस्तों परफोरेटिंग फ्रैक्चर। क्या होगा दोस्तों परफोरेटिंग फ्रैक्चर के अंदर? हियर द स्कल इज perforated by a sharp pointed object or bullet. The fracture involves injury to outer and the inner table of the skull, and shape and size may correspond to the dimension of the offending agent. तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि बुलेट है ना, या शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या फिर बुलेट, उसकी वजह से यहाँ पे परफोरेशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से बुलेट अंदर चली गई, तो अंदर जब जाएगी तो ये परफोरेशन कॉज कर देगा। दोस्तों ये जो सीधी सी लाइन जा रही है, ये बताना है आपको ये क्या चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई शार्प वेपन है, मान लीजिए कोई चाकू है, ठीक है, मान लीजिए कोई चाकू है, मान लीजिए कोई चाकू है और उससे यहाँ पे अंदर स्टैब किया गया है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा? कट फ्रैक्चर यहाँ पे होता है। यहाँ पे दोस्तों कट फ्रैक्चर होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे दोस्तों धारदार ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है कट फ्रैक्चर लगा है। तो कॉज बाय शार्प वेपन कटिंग इंस्ट्रूमेंट और बाय लाइट शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट। These fractures are accompanied by with sharp weapons like sword or chopper. Fracture involves either outer table or both table. If involve both table, it will cause clean cut gap corresponding with the thickness of the blade. If involved outer table, it is labeled as partial cut fracture. तो दोस्तों जो है कट फ्रैक्चर यही है कि मान लीजिए कोई शार्प वेपन अगर कोई है, जैसे मैंने अभी एक इमेज ड्रॉ की थी, तो मान लीजिए ये एक है, ये इसका हैंडल हो गया, तो ये हो गया इसका स्कल। जब ऐसे अंदर जाएगा तो उससे कट फ्रैक्चर हो सकता है। तो दोस्तों अगर हिस्ट्री में अगर बोला गया है कि हील के उससे जंप किया है, मान लीजिए ये एक दीवार है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और उसने यहाँ से जंप लगा दिया, तो दोस्तों जब ये ग्राउंड से
हील के बल अगर ये गिरा है तो उससे क्या होगा दोस्तों, एक रिंग फ्रैक्चर यहाँ पे बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये एक रिंग शेप का है, तो इसलिए दोस्तों ये हो गया रिंग फ्रैक्चर। दोस्तों ये हो गया रिंग फ्रैक्चर। तो रिंग फ्रैक्चर इस इमेज में आप देख पा रहे हैं काफी क्लियर। तो देयर इज अ फिशर फ्रैक्चर दैट अकर्स अराउंड द फोरामन मैग्नम इन पोस्टीरियर cranial fossa. It occurs due to fall from the height and person landing on the feet or buttock or severe impact on the vertex that may drive the skull downward on the spinal column. तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी बड़े उससे स्ट्राइक किया गया है, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर पड़ेगा अंदर की ओर, तो उससे ये दोस्तों यहाँ पे रिंग टाइप का बन जाएगा। और दोस्तों ये है, ये जो होल है दोस्तों ये है फोरामेन मैग्नम। तो दोस्तों ये है फोरामेन मैग्नम। तो ये भी आपको ध्यान रखना रहेगा दोस्तों कि फोरामेन मैग्नम के अराउंड अगर इर्द गिर्द अगर फ्रैक्चर लाइन आई है तो उसको रिंग फ्रैक्चर के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों जितने भी फ्रैक्चर हैं उन सबको एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं इस इमेज के बेस पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फ्रैक्चर है, तो दोस्तों ये हो गया एक राउंड शेप में है। तो मान लीजिए किसी राउंडेड ऑब्जेक्ट वेपन से प्रहार किया गया होगा, तो इसलिए दोस्तों ये हो गया डिप्रेस फ्रैक्चर या फिर सिग्नेचर आला फ्रैक्चर। तो ये हो गया दोस्तों डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम के इर्द गिर्द एक रिंग बन रही है। तो दोस्तों ये हो गया रिंग फ्रैक्चर। तो दोस्तों ये हो गया रिंग फ्रैक्चर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दरार आई है जो एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर रही है फ्रैक्चर को। तो दोस्तों ये हो गया हिंज फ्रैक्चर। तो दोस्तों ये हो गया हिंज फ्रैक्चर, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर। इसका दूसरा नाम है दोस्तों मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको रीजनल इंजरी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहीं पे आज की स्लाइड खत्म करते हैं। एंड करने से पहले दोस्तों बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज। तो दोस्तों कभी भी अपने जो एक्सक्यूजेज हैं कभी भी उनको हावी मत होने दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ाई करके अगर आप उठे हैं, आपको माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों माइंड फ्रेश करने के लिए ये नहीं कि आप 5-5 6-6 घंटे का आप एक्सक्यूज़ लेके आप ये एक्सक्यूज़ दो कि भाई मैंने तो 2 घंटा पढ़ाई की, अब मैं 5-6 घंटा रेस्ट लूँगा। नहीं दोस्तों, ये गलत चीज़ हो जाएगी। अगर आपको रेस्ट लेना ही तो 10-15 मिनट, आधा घंटा, या चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम पौन घंटा 1 घंटा, लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। दूसरा अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ कि एक्सक्यूज़ेस में दोस्तों काफ़ी फेवरेट बहाना होता है कि दोस्तों अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर सोशल प्रॉब्लम है, तो मैं उससे उभर नहीं पा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी लोग एक्सक्यूज़ेस देने लग जाते हैं अपने पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ना करें, अपने एक्सक्यूज़ेस से उभर के सामने आइए, है ना। तो दोस्तों एंड करता हूँ। एंड करने से पहले दोस्तों मेरा जो रेफरल कोड है वो हमारा जो चैनल दोस्तों लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए। सिंस दोस्तों एक रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखूँ मैं। इससे दोस्तों होता ये है कि आपको चीज़ों में समझने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर बाई चांस दोस्तों किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। दोस्तों भूलिएगा नहीं, मेरा जो रेफरल कोड है वो है LIVEDRM। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपका एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका ना ये है दोस्तों, अगर 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके जनरली चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो आपको 30,000 नहीं देनी है, आपको पड़ेंगे 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों अगर मैं एक चीज़ के ऊपर और फोकस कराऊँ, 12 मंथ के जो चार्जेस होते हैं दोस्तों वो होते हैं 22,500। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इसमें 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूं तो उसके चार्जेस होते हैं 4,500। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़।
तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों ये कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर कोई फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर का है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, क्योंकि 1 मंथ का एक्स्ट्रा ही पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। प्लस दोस्तों जिनका अगर नीट पीजी जैसे एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो 7 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों फिर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों हो सकता है कि तब तक काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों ऐसे में क्या करेंगे कि आप जो है अपना जो ड्रीम ब्रांच है दोस्तों आप उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपनी महारत भी हासिल कर सकते हैं। और तो दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं घर बैठे बैठे, प्लस आप एजुकेटर के सामने आप जो है MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों जो है अभी के लिए सेशन एंड करता हूँ, अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।